Hello friends, this is Yash and today we're gonna study the fourth part of our halogen derivative chapter. First of all, मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा. आई वेलकम अ लॉट. ठीक है, क्योंकि आपने वीडियो को पूरी तरह से देखा और बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया. थैंक्स अ लॉट फॉर योर सच अ नाइस सपोर्ट. ओके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो में ऐसे ही एंड तक बने रहेंगे और आपके जो भी क्रूशियल डाउट हैं वो ज़रूर पूछेंगे. ठीक है, तो मैं बहुत खुश हूँ. तो चीज़ों को आपको अच्छे से हर एक चीज़ को बारीकी से हम डिस्कस करने वाले हैं. तो लास्ट टाइम हमने नेम रिएक्शन पे अपनी वीडियो ख़त्म की थी और आज आज हम अपनी जो वीडियो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करने वाले हैं. इलेक्ट्रोफिलिक मतलब क्या? जी हाँ, इलेक्ट्रॉन लविंग. सब्स्टिट्यूशन मतलब एक को हटा के उसके जगह पे दूसरा आ जाता है. तो ये देखिए, कैन यू रिकॉल, जब भी ये कुछ टेक्स्ट बुक में दिया होता है तो इसका मतलब बेसिकली यही होता है कि ये प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड है. और केमिस्ट्री में प्रीवियस नॉलेज बहुत मैटर करता है. ठीक है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा. देखिए, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. जी हाँ, इस रिएक्शन को हम कहते हैं फ्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन. और मैं अगर आपको और डिटेल में बताऊं तो इसे कहते हैं फ्रीडिल क्राफ्ट हेलोजिनेशन रिएक्शन. ठीक है, इसे क्या कहते हैं? फ्रीडिल क्राफ्ट हेलोजिनेशन रिएक्शन. सर आपने ये रिएक्शन को कैसे पहचान लिया? जी हाँ, ये जो एरो पे एनहाइड्रस AlCl3 रखा है ना, एनहाइड्रस AlCl3, जिसे हम कहते हैं लुईस बेस. लुईस बेस जो कि इलेक्ट्रॉन ले लेता है Cl से. ठीक है, और फिर वो बेंजीन के ऊपर अटैक कर देता है. अब ये रिएक्शन पूरा कैसे होता है ये तो हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा ही था. तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे Cl आ जाएगा. आप Cl को कहीं पे भी लगा सकते हैं क्योंकि ये जो आप टोटल 6 कार्बन देख रहे हैं, 6 के 6 कार्बन आइडेंटिकल है. चलिए इन शॉर्ट थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं. तो जैसे कि ये देखिए, ये Cl है, क्लोरीन. क्लोरीन हम सब जानते हैं, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो ये इस वाले क्लोरीन के साथ हो गए और ये इस वाले क्लोरीन के साथ हो गए और उन्होंने शेयरिंग करके बॉन्ड जो है वो बना दिया है. ठीक है, अब अब मैंने ले लिया इसमें एनहाइड्रस AlCl3. क्या ले लिया मैंने? एनहाइड्रस. एनहाइड्रस मतलब सूखा, आपको याद रखना है, मतलब इट्स नॉट बी वेट. तो यहाँ पे ले लिया एनहाइड्रस AlCl3. तो एनहाइड्रस AlCl3 जो है ये लुईस बेस की तरह काम करता है. लुईस बेस. लुईस बेस मतलब क्या? जो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर ले. इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. और ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों एक्सेप्ट करता है? क्योंकि AlCl3 का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. ठीक है, तो अब जरा देखिए क्या करेगा. तो यहाँ से AlCl3 एक इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को जो Cl है वो इस AlCl3 को दे देगा और ये खुद को अपने पास रखेगा. तो देखिए क्या हो गया, ये Cl और ये Cl, ये Cl, Cl, यहाँ पे Cl और ये Cl. जो बॉन्ड बना उसे मैं कुछ इस तरह से दिखाता हूँ. तो ये बन गया बॉन्ड बिटवीन AlCl3 माइनस. सर ये माइनस क्यों? क्योंकि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन ने दिया है. अब देखिए, अब क्लोरीन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये जो बॉन्ड बना है एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बीच में, ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है तो वो इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन रख लेता है. और देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Cl प्लस और प्लस यहाँ पे आ जाएगा AlCl4 माइनस. और यही Cl प्लस जो जाके बेंजीन पे अटैक कर देता है. ये जो बेंजीन है, हालांकि इसका पूरा बकायदा मैकेनिज्म है बट मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन अटैच कर देता है, जाके इस बेंजीन रिंग पे अटैक कर देता है. क्यों? क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. Cl प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल. और ये जाके यहाँ से H को हटा देता है और वो H जाके AlCl4 से ये जो H प्लस यहाँ से निकलेगा ये Cl माइनस ले लेगा और फाइनली आपको AlCl3 मिल गया और प्लस HCl. क्यों? क्यों ये AlCl3 मिल गया? क्योंकि ये तो कैटलिस्ट है ना, और हमने एड्जॉर्प्शन एंड कोलोइड चैप्टर में देखा है कि AlCl3 रीजनरेट होना चाहिए क्योंकि कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन के एंड में रीजनरेट होते हैं. और ये आ गया हमारा क्लोरोबेंजीन. ठीक है, तो आपके जो भी डाउट होंगे आप उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा. हम उस पर
ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीडियो का लिंक दे देंगे या फिर हम उसके ऊपर एक फ्रेश वीडियो बना देंगे। अब आगे देखिए, नेम द टाइप ऑफ हैलाइड प्रोड्यूस इन दी अबव रिएक्शन। नेम द टाइप ऑफ हैलाइड प्रोड्यूस इन दी अबव रिएक्शन। तो देखिए अबव रिएक्शन में हैलाइड जो बनता है वो तो बेंजीन के ऊपर आ गया है क्लोरीन, तो इसे हम क्या कहेंगे, अराइल हैलाइड। क्या कहेंगे, अराइल हैलाइड। और जबकि आया जो है वो क्लोरीन है तो इसे हम कहेंगे क्लोरोबेंजीन। क्या नाम रहेगा, लिख लीजिएगा आप, इसका आंसर जो है वो है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब तीसरा देखिए, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज शोन बाय बेंजीन। बेंजीन शोज व्हाट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड मेजॉरिटी ऑफ द केसेस कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हालांकि बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दिखाता है बट उसका कुछ केसेस है वो अलग कंडीशन है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे तो आंसर क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, आगे देखिए, अराइल क्लोराइड। अराइल क्लोराइड मतलब aromatic compound. Simple example, benzene. Allyl chloride and bromides can be prepared by direct halogenation of benzene ring and its derivative through electrophilic substitution reaction. जी हाँ, जो इसका आंसर था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब ये जो बेंजीन है इस पे आप डायरेक्टली हेलोजन को ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन लगती है। ये देखिए यहाँ पे हेलोजन आ गया तो ये जो एरो है ना इसके ऊपर कुछ कंडीशन लगेगी। तो वही बोला गया है यहाँ पे, क्या आपको लेना होगा, लुईस एसिड कैटालिस्ट सच एज FeCl3 या फिर एनहाइड्रस AlCl3। सर आपने हमें एनहाइड्रस के लिए रीज़न नहीं बताया। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी बता देता हूँ। एनहाइड्रस मतलब क्या, अगर अगर आपने वाटर कहीं पे ले लिया तो ये AlCl3 है और यहाँ पे क्या है H2O। ठीक है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो ये ले लेगा, एल्यूमिनियम ले लेगा तो उसको तो लोन पेयर इजीली वाटर से मिल जा रहा है, तो वो फिर क्यों क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लेने जाएगा और यहीं पे रिएक्शन हो जाएगा और फिर आपका कैटलिस्ट भी खराब हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और आपको AlOH थ्राइस मिल जाएगा, AlOH थ्राइस। ठीक है, तो इसीलिए हम जनरली अवॉइड करते हैं कि हमारे पूरे कैटलिस्ट में कहीं पे भी वाटर ना हो। व्हेन टोलीन इज ब्रोमिनेटेड इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, तो ये देखिए ये ट्रोलिन है, ये पूरे को टोलीन कहते हैं। ओके, ये आपका प्रीवियस नॉलेज है, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। और ये ब्रोमीन, तो देखिए ब्रोमीन आने के दो जगह पे पॉसिबिलिटी है, एक ऑर्थो पे आता है और एक पैरा पे आता है। क्यों ऑर्थो और पैरा पे आता है, क्योंकि ये जो मिथाइल ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा एक्टिवेटर होता है। क्या होता है, ऑर्थो पैरा एक्टिवेटर। ऑर्थो पैरा एक्टिवेटर मतलब ये मिथाइल की वजह से ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आता है, या फिर जब बी आर प्लस ऑर्थो और पैरा पे अटैच होता है तो उसे ये मिथाइल ग्रुप स्टेबलाइज करता है। ये मिथाइल ग्रुप क्या करता है, स्टेबलाइज। कौन सा इफेक्ट, जी हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन के इफेक्ट से। ठीक है, चलिए मैं इन शॉर्ट थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ताकि मन में शंका बिल्कुल ना रहे कि ये होता कैसे। तो ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे रिंग हो गई और ये क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप। तो उसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, एक में हाइड्रोजन को ऐसे फ्री दिखाता हूँ H+ और एक यहाँ पे H और ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आता है फिर ये इधर। अब मैं आपको बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वापस C, ये H और ये H और यहाँ पे ये H पॉजिटिव और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और फिर ये ऐसे। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। हालांकि आप बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं कि सर ये चार्ज का ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हो रहा है, तो इससे स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है, स्टेबिलिटी। हालांकि बाकायदा इसके बहुत सारे रीज़न हैं क्यों ऐसा होता है, कौन सी कंडीशन में होता है, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है अपने 11th स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये इधर और ये इधर और फाइनली आपको कुछ मिल जाएगा ऐसा। यहाँ पे भी बॉन्ड, यहाँ पे भी बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और ये C डबल बॉन्ड H और यहाँ पे भी H और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये उसका H+। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देख लीजिए, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कुछ यहाँ पे और ये डबल बॉन्ड वापस कार्बन पे। तो फाइनली आपको क्या मिल गया, जी हाँ, ये मिल गया C और ये जैसे ही कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो हाइड्रोजन से अटैच हो जाएगा ऐसे
और फिर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। तो आप देखिए, जरा ध्यान से देखिए पूरे स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज किधर किधर आया। तो ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, और दूसरा नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आया, यहाँ पे। और फिर आप इसमें देखेंगे तो वापस ऑर्थो, तो दो पोजीशन पे आया, एक ऑर्थो और एक पैरा। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो पैरा पोजीशन होती है, जो पैरा पोजीशन होती है वहाँ पे बी आर ज़्यादा आना पसंद करता है। क्यों बी आर ज़्यादा आना पसंद करता है? क्योंकि अगर वो ऑर्थो पे आएगा तो जो मिथाइल ग्रुप है उसका स्टेरिक हेंड्रेंस होगा। स्टेरिक हेंड्रेंस मतलब क्या? ये ऐसे मान लीजिए ये बेंजीन रिंग पे ये मिथाइल ग्रुप लगा है, कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन सारे अटैच है। और यहीं पे अगर आप ब्रोमीन लेके आओगे तो इनके इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन करेंगे, और इसी रिपल्शन के शब्द को हम बोलते हैं स्टेरिक हेंड्रेंस। और इसीलिए ब्रोमीन कहाँ पे आना पसंद करता है? जी हाँ, पैरा पे। तो ये इन शॉर्ट मैंने बता दिया। तो ये देखिए, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है आपका, ये हो जाएगा मेजर और ये हो जाएगा माइनर, और ये क्या आ गया? एच बी आर। और मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें बेंजीन रिंग पे जो अटैक करता है वो बी आर प्लस करता है। क्या करता है? बी आर प्लस। ठीक है, आगे देखिए, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और विथ आयोडीन इज रिवर्सिबल। जो आयोडीन का रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होता है। उसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए मैं आपको सिंपल बताता हूँ। कार्बन जो है वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो उसकी ऑर्बिटल 2p होती है, और आयोडीन जो है वो फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है, तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 5p ऑर्बिटल में होता है। आई होप आपको ये पता होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। आप दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको ऐसा ही कुछ मिलेगा। तो इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है। क्या होता है? वीक, मतलब ये 2p ऑर्बिटल हुई, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये 2p ऑर्बिटल हुई ऐसी छोटी सी, और इसी के सामने कौन सी आ जाती है? जी हाँ, 5p ऐसे। तो ये देख रहे हैं ओवरलैपिंग कितना कम हुआ। मैं वापस दूसरे कलर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है ये बहुत ही कम है, तो ये बॉन्ड हमेशा क्या हो जाता है? वीक। तो हम आयोडीनेशन करते हैं लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग होता है। देखिए, इन दिस केस वी यूज HNO3 एंड HiO4 रिमूव्स HI by oxidation to H2. Equilibrium is shifted to right and iodo product is formed. F2 being highly reactive, fluoro compounds are not prepared by this method. देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे ब्रोमिनेशन के केस में HBr बनता है, ऐसे ही आयोडीनेशन के केस में HI बनता है। लेकिन H और I, H जो है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो 1s में है, और I का जो इलेक्ट्रॉन है वो 5p में है। तो आप सब जानते हैं कि इनका बॉन्ड काफ़ी वीक होगा, और जब बॉन्ड वीक होगा तो ये एग्जिस्ट करने वाला नहीं है। तो HI टूट जाएगा और वो दे देगा H प्लस एंड I माइनस, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएक्शन, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा? रिएक्शन को बैकवर्ड में लेके चले जाता है। बैकवर्ड मतलब आपका जो ये पूरा रिएक्शन हुआ था ये फिर से रिएक्टेंट की तरफ चल जाएगा। तो उसे अवॉइड करने के लिए हमने ये HNO3 और पर आयोडिक एसिड लिया है। तो ये करता क्या है? ये देता है नेसेंट ऑक्सीजन, कौन? HNO3, और वो रिएक्ट कर लेता है HI के साथ। तो ये दे देगा H2O प्लस I2। अब I2 देखिए, I2 में एक आयोडीन है और दूसरा भी आयोडीन है, तो दोनों की जो ऑर्बिटल है वो 5p, तो ये स्टेबल है, और इसीलिए हमारा रिएक्शन फिर राइट साइड में हो पाता है। और अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको पूरा रिएक्शन ही दे देता हूँ HNO3 और HI का। तो ये देखिए, HNO3 प्लस HI गिव्स व्हाट? NO2 प्लस H2O प्लस I2। तो यहाँ पे HNO3 काम कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और उसने किसको ऑक्सीडाइज किया? आयोडीन को। आयोडीन यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 हो गया, और नाइट्रोजन जो है नाइट्रिक एसिड का वो +5 से +4 हो गया। जी हाँ, रिएक्शन को बैलेंस भी करना है। तो ये हो गया 2HNO3, ये 2HI, दिस गिव्स 2 एंड दिस वन इज ऑल्सो 2। तो ये बैलेंस हो गया, और ये देखिए आयोडीन मिल गया। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे लिखी गई है कि फ्लोरीन बिंग हाईली रिएक्टिव, फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। तो फ्लोरीन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव रिएक्शन करता है, तो उसे हम इस मेथड से बनाते नहीं हैं। तो उसे बनाने के अपने पास दो मेथड है, या तो अपन सैंडमेयर्स रिएक्शन से बनाएं। ओके, जनरली सैंडमेयर रिएक्शन भी नहीं, फ्लोरोबेंजीन बनाने का मैं आपको एक बेस्ट मेथड बोलता हूँ, जो हम आगे पढ़ेंगे आगे अपने नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड या फिर अमीन्स में। और उसका मेथड का नाम है बाल्ज शीमैन रिएक्शन।
आप याद रखना, बाल्स शीमैन रिएक्शन। ठीक है, बाल्स शीमैन रिएक्शन से फ्लोरोबेंजीन बनाया जाता है। और जनरली सैंडमेयर रिएक्शन से, सैंडमेयर रिएक्शन जो है उसे यूज़ करके हम हेलो बेंजीन बनाते हैं, जो यहाँ पे दिया गया है। और सैंडमेयर रिएक्शन भी हम अमाइंस में पढ़ेंगे, क्योंकि अमाइंस में ही हम बनाने वाले हैं डाइजोनियम सॉल्ट। वो क्या होता है वो सब हम देखेंगे इन फ्यूचर। अब आ जाते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, यही सब। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स आर कंसिडरेबली डिफरेंट फ्रॉम दोज करस्पॉन्डिंग टू अल्केन। अल्केन से जो अल्काइल हैलाइड है उनका प्रॉपर्टी कंप्लीटली अलग होता है। सिंपल सी बात है कि अल्केन का ऑलमोस्ट नेचर कैसा होता है, नॉन पोलर। नॉन पोलर क्योंकि सब जगह क्या है, कार्बन 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 बॉन्ड। बट अब इसमें कार्बन की जगह पे क्या आ गया है, हेलोजन, और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, पोलार बॉन्ड। पोलार बॉन्ड मतलब ये कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी हेलोजन अपनी साइड खींच के रखता है, जिससे हेलोजन पे आता है पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हम अपने 11th स्टैंडर्ड चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर में सीख चुके हैं, और अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें स्टेट्स ऑफ मैटर पूरा कंप्लीट है, ए टू जेड, और बहुत ही अच्छे लेवल से पढ़ाया गया है, तो आप उसे जाके ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो हमें बेसिकली ये चेक करना है कि जो अल्काइल हैलाइड है, जो ये आर एक्स है, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन सा होता है। तो सिंपल सी बात है, जो एक्स है उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव और आर के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, तो ये एक्चुअली क्या बन गया, एक पोलर मॉलिक्यूल। क्या बन गया, पोलर। और हम जानते हैं, हमने अपने बेसिक्स 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि दो पोलर पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है उसे डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। तो अल्काइल हैलाइड के बीच में जो फोर्स होगा वो डाइपोल डाइपोल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। हम सब जानते हैं पॉलिंग स्केल पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4 2.5 अप्रॉक्सीमेटली होती है, और सारे हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4 से ज़्यादा ही होती है। सर ये पॉलिंग स्केल आप क्या बोल रहे हैं, जी हाँ, ये मैंने बहुत ही अच्छे से पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया है। ठीक है, उसे भी आप देख सकते हैं, 11th स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। कार्बन एटम दैट कैरीज हेलोजन डेवलप्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाइल द हेलोजन कैरीज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। देखिए यहीं यहीं पे मैंने आपको बताया था। Thus, carbon halogen bond in alkyl halide is a polar covalent bond. Therefore, alkyl halide are moderately polar compound. The size of halogen atom increases from fluorine to iodine. देखिए फ्लोरीन छोटा, क्लोरीन और बड़ा, ब्रोमीन और बड़ा, और आयोडीन और बड़ा। कैसे कैसे, जी हाँ, इसमें 2p ऑर्बिटल होती है, इसमें 3p होती है, इसमें 4p होती है, और इसमें 5p होती है। आपको और जानना है तो मैं बताऊँ, ये सेकंड पीरियड में होता है, ये थर्ड पीरियड में होता है, ये फोर्थ पीरियड में होता है, और ये फिफ्थ पीरियड में होता है। और हम जानते हैं जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं, जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ती जाती है। Hence, CX bond strength increase, the size of halogen atom increases from fluorine to iodine, and CX bond strength increases. अब यहाँ पे एक एक गलत चीज़ क्या लिख दी गई है कि जैसे जैसे हेलोजन की साइज़ बढ़ती है वैसे वैसे सी एक्स का बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है। ओके, नहीं नहीं, यहाँ पे बहुत 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 सही लिखा है, बॉन्ड लेंथ लिखा है, माफ़ी चाहूँगा मैं आपको, मैंने बॉन्ड स्ट्रेंथ समझा। तो बॉन्ड तो बड़ा बनेगा ही, कैसे, अब यहाँ पे भी देख लेते हैं। जैसे कार्बन है तो कार्बन की कौन सी ऑर्बिटल है, 2p, और उसके साथ फ्लोरीन की 2p ने ओवरलैप किया। अब मान लीजिए ये कार्बन है, और फिर उसके बाद किसने ओवरलैप किया, क्लोरीन की 3p ने। तो देखिए 2p के कंपेयर में 3p का साइज़ बड़ा है। और अगर आप नहीं फील कर पा रहे तो मैं दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ। ये देखिए, अब मैं क्लोरीन की ऑर्बिटल ले लेता हूँ, तो ये 3p की ऑर्बिटल है, तो आप देख रहे हैं अब डिस्टेंस ये हो गया, ये बॉन्ड लेंथ है। पहले बॉन्ड लेंथ क्या था, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। और वही जब आप ब्रोमीन ले लेंगे तो ब्रोमीन की तो जो ऑर्बिटल होती है वो और बड़ी होती है। और तो बेसिकली इसी पे मैं इसलिए बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। वैसे चाहे तो हम सेपरेट भी बना सकते हैं, कार्बन की 2p ऐसे होगी, ठीक है, और जो ब्रोमीन की 4p होगी वो कुछ ऐसे होगी और बड़ी। तो ये देखिए इसमें इतना लेंथ आया, और ये जो लेंथ था ये किसका था, जी क्लोरीन के साथ। तो नीचे इसे बॉन्ड लेंथ बढ़ते जाती है जैसे जैसे हेलोजन का साइज बढ़ते जाता है। तो सिंपल सा, बॉन्ड जितना बड़ा होता है उतना बॉन्ड क्या होता है, वीक। तो मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, सी एफ सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, फिर सी सी एल, फिर
CBr और फिर Ci। ठीक है सर, आपने कार्बन की वैलेंसी एक ही लिखी है, बाकी आप हाइड्रोजन मान लीजिए या फिर कोई दूसरे ग्रुप। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें ओवरलैप था 2p और 2p के बीच में, इसमें 2p और 3p, इसमें 2p एंड 4p, इसमें 2p एंड 5p। आप एक चीज़ हमेशा समझते चलना कि जितना बड़ा बॉन्ड होता है उतना वीक होता है। आपको यहीं पे एक ट्रिक भी दे देता हूँ, सिंपल सा, बिगर द बॉन्ड वीकर द बॉन्ड, बिगर द बॉन्ड वीकर द बॉन्ड, और ठीक इसका ऑपोजिट भी आप बोल सकते हो, स्मॉलर द बॉन्ड स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। तो ये डायलॉग याद रखिएगा, सबको बताइएगा, स्मॉलर द बॉन्ड स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, बिगर द बॉन्ड वीकर द बॉन्ड। ठीक है, आगे देखिए। अब इसका रीजन दिया गया है, दिस इज बिकॉज एज द साइज ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ हेलोजन इंक्रीजेज द पी ऑर्बिटल बिकम्स मोर डिफ्यूज। मोर डिफ्यूज मतलब उसका फैलाव ज़्यादा होता है। एंड एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल कार्बन डिक्रीजेज, जो ओवरलैपिंग था वो क्या हो गया, कम, क्योंकि ऑर्बिटल की साइज बढ़ गई। सम टिपिकल bond length and bond enthalpies and dipole moment of CX bond is given in the table। तो देखिए डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आया डाइपोल मोमेंट, तो उसके बारे में भी डिस्कस करना बनता है। तो डाइपोल मोमेंट जनरली हम उसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है Q इंटू डी, Q इंटू डी। अब ये इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ये CRF, तो कार्बन के ऊपर आएगा डेल्टा पॉजिटिव और फ्लोरीन के ऊपर आएगा डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन खींचता है। ठीक है, तो ये है डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव। ओके, अब ये क्यों बताया मैंने, यहाँ पे मेरा मुझे इसको यूज़ करना है। तो ये जो क्यू है, ये क्यू क्या है, चार्ज अपीयर्ड। जो यहाँ पे क्यू है ये क्या है, चार्ज अपीयर्ड। ये जो डेल्टा आप देख रहे हो ना, पार्शियल चार्जेस, ये चार्ज अपीयर्ड इनटू डी। डी इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, जी हाँ, कार्बन के न्यूक्लियस से फ्लोरीन के न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस। अब देखिए मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आप देखेंगे कि क्यू डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। क्या होता है, क्यू डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, क्योंकि क्योंकि सी एफ और सी एल और CBr और Ci में अगर आप कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो फ्लोरीन और कार्बन पे आएगा। यहाँ पे फ्लोरीन पे मैंने गलती से पॉजिटिव डाल दिया। और सबसे कम जो आएगा, सबसे कम वो किसके ऊपर आएगा, जी हाँ, कार्बन एंड आयोडीन। मतलब जो जो क्यू का ऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा ऊपर वाले बॉन्ड में होगा और सबसे कम किस में होगा, कार्बन और आयोडीन वाले बॉन्ड में। Q4 ऐसे ले लेता हूँ मैं, Q1 Q2 Q3 Q4। ठीक है, तो Q वाला जो फैक्टर है वही डिसाइडिंग फैक्टर होता है, बट इसमें से एक एक्सेप्शन दिख जाता है, वो CCl में दिख जाता है, क्योंकि CCl में चार्ज भी ज़्यादा है, प्लस डिस्टेंस भी थोड़ा बढ़ जाता है। हालांकि बाकी सब में ऐसे तो आप बोलने के लिए आप ये भी बोल सकते हो कि सर CI में भी तो D काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन Q बहुत कम आता है। तो ओवरऑल Q और D का प्रोडक्ट डाइपोल मोमेंट डिसाइड करता है। अब जिनको पता नहीं है डाइपोल मोमेंट, तो आपको 11th स्टैंडर्ड केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये क्लोरीन और कार्बन का एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है कि इसका डाइपोल मोमेंट CF से ज़्यादा हो जाता है। किससे ज़्यादा हो जाता है, CF का, क्योंकि Q के हिसाब से CF का डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, बट D के वजह से CCl का डाइपोल मोमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि जो Q की वैल्यू होती है CF और CCl की, Q मतलब चार्ज अपीयर्ड की जो वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट क्लोज होती है, तो डिसाइडिंग फैक्टर D बन जाता है। ठीक है, अब मैं ये क्यों बताया, क्योंकि ये आपके CET के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ना आप, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखिए बढ़ते जा रहे हैं, जो मैंने अभी बताया, और बॉन्ड एंथैल्पी देखिए, बॉन्ड एंथैल्पी कम होते जा रही है। क्यों, बॉन्ड जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा बॉन्ड की एनर्जी वो कम होती जाएगी। सर बॉन्ड की एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड की एनर्जी वो होती है कि आपको कितना एनर्जी देना पड़ेगा किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो कार्बन और फ्लोरीन के बॉन्ड को ज़्यादा एनर्जी लगता है तोड़ने के लिए। सर इतना ज़्यादा क्यों लगता है, क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। या फिर ऐसे बताऊँ मैं, तो कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड छोटा है, और बॉन्ड छोटा होता है तो उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे देखिए डाइपोल मोमेंट, उसकी यूनिट क्या होती है, dy, जिसे हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये 11th में पढ़ा जाता है केमिकल बॉन्डिंग में। तो ये देखिए डाइपोल मोमेंट कंटिन्यूस कम होना चाहिए था, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो ये बढ़ गया।
ये बढ़ गया। इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया। आपको बहुत से जगह प्यारे बच्चों ये चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप देख लेना, बहुत सारी वीडियोस आप देखोगे ऐसे जिसमें इस चीज़ों को निगलेक्ट कर देंगे। जी हाँ, मैं जेई और नीट वाले वीडियो की नहीं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे महान टीचर हैं यूट्यूब पे जो पढ़ाते हैं, बट मैं आपको स्टेट बोर्ड वालों की बात कर रहा हूँ। वो जनरली ये पॉइंट को डिस्कस नहीं करेंगे। आप देखना, आपने अगर कहीं पे भी गलती से कोई वीडियो देखा होगा तो इस पॉइंट को ज़रूर आप चेक करना। क्यों? इससे पता चलेगा कि जो टीचर जिससे आप पढ़ रहे हो उसका कंटेंट कैसा है। ठीक है? क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आपको महान बनना है, आपको कुछ लाइफ में बहुत अचीव करना है, तो आपका गुरु भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। चलिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड आर कंसिडरेबली हायर देन दोज करस्पॉन्डिंग अल्केन ड्यू टू पोलैरिटी एंड हाई मॉलिक्यूलर मास। अब जरा देखिए, अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन आ रहा है, तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए आप 2 कार्बन वाला एक अल्केन ले लीजिए, CH3 CH3, और एक 2 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड ले लेता हूँ, फ्लोरीन। तो किसका एटॉमिक वेट ज़्यादा होगा? सिंपल सी बात है इसका, क्योंकि हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट एक ही आएगा, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, फ्लोरीन है। ठीक है, हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट में क्या आ जाएगा, एक ही प्रोटॉन होता है ना, लेकिन फ्लोरीन में कितने प्रोटॉन होते हैं, 9। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। आप हमेशा एक चीज़ याद रखना, मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर वेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ये 95% केसेस में सही होगा, बट कुछ कुछ केसेस में ये एक्सेप्शनल आ जाता है, वो भी इन फ्यूचर हम डिस्कस कर लेंगे। और दूसरा, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है, कोई एक मॉलिक्यूल है उसका अगर अलग अलग आइसोमर दिया है, और जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, आप याद रखना उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाएगा। तो मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है? तो ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। ठीक है? तो ये देखिए, ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर था, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन यहाँ पे अब कौन आ गया, फ्लोरीन। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा है, इट इज़ हैविंग मोर टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन, हेंस इट इज़ मोर पोलर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अल्कीन के कंपेयर में जो अल्काइल हलाइड हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है? अब यहाँ पे मैं आपको मेल्टिंग पॉइंट के बारे में भी बता देता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली डिपेंड करता है 2 फैक्टर पे। सबसे पहला आता है लैटिस स्ट्रक्चर। लैटिस स्ट्रक्चर की उसकी पैकिंग कैसी हुई है, आप सब जानते हैं। हम सॉलिड स्टेट को साइमल्टेनियसली पढ़ा रहे हैं, तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं कि लैटिस स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। और दूसरा, इंटर पार्टिकल फोर्स। ठीक है, लैटिस स्ट्रक्चर और इंटर पार्टिकल फोर्स, ये। तो लैटिस स्ट्रक्चर को अगर मैं छोड़ दूँ, तो इंटर पार्टिकल फोर्स मतलब जिसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बेसिकली 2 पॉइंट है। और भी बहुत कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं, बट हमारे स्टेट बोर्ड के लेवल पे तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लैटिस स्ट्रक्चर जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे सॉलिड स्टेट में हमारे ही चैनल से, जैसे कि बीसीसी होती है, एफसीसी होती है, एससीसी होता है, ये सब कुछ। और जो इंटर पार्टिकल फोर्स है वो तो डाइपोल डाइपोल है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 11 स्टैंडर्ड स्टेट्स ऑफ मैटर में नहीं पढ़ा है, तो ज़रूर पढ़ लीजिए, वरना आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। आगे देखिए, विद इन अल्काइल हैलाइड फॉर अ गिवन अल्काइल ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एटॉमिक मास। जैसे कोई फ्लोरीन का अल्काइल हैलाइड है, कोई क्लोरीन का है, कोई ब्रोमीन का है, कोई आयोडीन का है, तो सिंपल सी बात है, आयोडीन वाले का बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक वेट ज़्यादा है। बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ वेंडरवॉल फोर्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ हाइड्रोजन। तो वेंडरवॉल फोर्स, ये देखिए, वेंडरवॉल फोर्स जो एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, आपने नहीं पढ़ा है तो स्टेट्स ऑफ मैटर की वीडियो पड़ी हुई है, जाके पढ़िए। और ये देखिए, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दे दिया है। अब इसमें देखिए, ये हेलोजन है और ये उसका बॉइलिंग पॉइंट। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट नीचे बढ़ते जा रहा है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। ये देखिए, कार्बन नंबर बढ़ते जा रहा है नीचे, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जा रहा है विदाउट एनी एक्सेप्शन। अब यहाँ पे देखिए, फॉर आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ब्रांचिंग as surface area decreases on branching and van der Waals force
डिक्रीजेज मतलब जैसे ये एक कार्बन 5 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। अब आप ये देखिए 5 वाला, अब इसका आपने ब्रांचिंग कर दी, ये देखिए ऐसे, या फिर ऐसे कर दिया कुछ, तब होगा क्या, पहले ये लीनियर था, ऐसे लीनियर था तो पैकिंग अच्छी हो जाती थी इसकी, ऐसे लीनियर इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या ये एडजस्ट कर सकता है ऐसा लाइन, ऐसा लाइन इसके नीचे तो एक दूसरा आ जाएगा ऐसे, तो इनके बीच में देख रहे हैं खाली जगह बच जा रही है, मतलब इनकी पैकिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो आप याद रखना कि जब भी ब्रांचिंग बढ़ती है तो उससे जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है, और बेसिकली जो वेंडरवॉल फोर्स है, ये जो इनके बीच में जो फोर्स था, ये फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए ब्रांचिंग बढ़ते जा रही है, सबसे ज़्यादा ब्रांच वाला ये है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। तो रीज़न अगर कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, ऑन इंक्रीजिंग द ब्रांचिंग द वेंडर वॉल फोर्स बिकम्स वीकर एंड हेंस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। अब आ जाते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब अगर कोई अल्काइल हैलाइड आपको दिया गया है तो वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट वाटर में डिजॉल्व होगा या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक है। तो चलिए इस सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड कुछ फंडे को मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ताकि फिर रीड करने के बाद अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई एक अल्काइल हैलाइड है, जैसे RX ले लीजिए, उसे डिजॉल्व होना है वाटर में। तो अब जरा देखिए, अगर RX जैसे मैं दो मॉलिक्यूल ले लूँ, दो या बहुत सारे, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा, जी हाँ मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात कर रहा हूँ। तो इनके बीच में कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, वो फोर्स होगा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, या फिर क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक है। और यहाँ पे जब आप वाटर लेंगे, और जब आप यहाँ पे वाटर लेंगे तो वाटर के बीच में कौन सा फोर्स होगा, मतलब सिंपल यहाँ पे अगर दूसरा ऐसे वाटर मॉलिक्यूल ले लूँ मैं, तो इनके बीच में कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, जी हाँ सिंपल, यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में, जी हाँ वाटर मॉलिक्यूल। तो जब आप अल्काइल हलाइड को वाटर में डालते हैं तो आप किसके बीच में अट्रैक्शन होगा, जी हाँ RX, और ये वाटर हो गया, ठीक है। अब इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा, जी हाँ इनके बीच में भी जो फोर्स होगा उसे हम कहेंगे डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो डाइपोल डाइपोल है, ये जो डाइपोल डाइपोल है हेलोजन और अल्काइल हैलाइड के बीच में, ये इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स था वो भी इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो भी इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब जो बनने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, देखिए पहले अल्काइल हैलाइड था, अल्काइल हैलाइड के बीच में डाइपोल डाइपोल था, वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, और जैसे ही हमने अल्काइल हैलाइड को पानी में डाला तो जो नया फोर्स बना वो भी डाइपोल डाइपोल, लेकिन वो वीकर है। तो जब बनने वाला कोई फोर्स वीक होगा, तो फिर अल्काइल हैलाइड क्यों डिजॉल्व होंगे वाटर में, तो जी हाँ अल्काइल हैलाइड जनरली हायर अल्काइल हैलाइड, एक दो छोटे मोटे अल्काइल हैलाइड स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं, बट जनरली हम कह सकते हैं दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर, दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। बट जैसे ही आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेंगे, क्या लेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे अल्कोहल, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसमें ये फेयरली सोल्यूबल होते हैं। सर उसमें क्यों ये सोल्यूबल है, जी हाँ क्योंकि उनका नेचर और इनका नेचर सेम होता है। जनरली इनका कोलिन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का भी कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा होता है, कोवेलेंट। तो अकॉर्डिंग टू अ थियरी, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जो अल्काइल हैलाइड होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे रीड कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अराइल हैलाइड आर ऑल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर बट soluble इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, इफ अराइल हैलाइड are not modified by presence of any other functional group, they show similar property corresponding to alkyl halide। अब यहाँ पे मॉडिफिकेशन से क्या रिलेटेड है मैं वो क्लियर कर देता हूँ। देखिए मान लीजिए ये अराइल हैलाइड है, मतलब इस पे ऑलरेडी एक हेलोजन ग्रुप है, बट आपने इसमें कोई और ग्रुप लगा दिया जैसे OH, या फिर आपने कोई और दूसरा ग्रुप भी लगा सकते हैं, या फिर प्रेजेंट हो जैसे CHO, तब इसकी प्रॉपर्टी RX जैसी नहीं होगी, मतलब अल्काइल हैलाइड जैसी नहीं होगी। ये अल्काइल पार्ट रिप्रेजेंट करता है और ये अराइल पार्ट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है।
आई होप आपको समझा होगा। द आइसोमेरिक डायहेलोबेंजीन हैव नियरली सेम बॉइलिंग पॉइंट, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट नीचे आप देख रहे हैं, इसका 453 है और इसका 448 है, ये 446 है। देर इज़ अ वेरी स्लाइट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज आइसोमर शोज वेरिएशन, हम ये दोनों चीज़ों को काफ़ी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज क्वाइट हाई कंपेयर टू दैट ऑफ ऑर्थो एंड मेटा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मेल्टिंग पॉइंट है वो पैरा का काफ़ी ज़्यादा है, 323 है। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, इसका मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिकल। और अभी मैंने आपको बताया था कि जिसमें सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर वैन डर वाल्स फोर्स ज़्यादा अच्छा होता है। और मेल्टिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करती है, दो दो चीज़ें, पहले तो पैकिंग और दूसरा इंटर पार्टिकल फोर्स। हम ये दोनों डिस्कस कर चुके हैं, हम ये दोनों डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा मेरे हिसाब से कि मेल्टिंग पॉइंट मेनली डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। एक तो पहले आता है लैटिस स्ट्रक्चर और फिर दूसरा आता है इसका इंटर पार्टिकल फोर्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका लैटिस काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छी हो रही है। तो मेल्टिंग पॉइंट के कंपटीशन से थर्ड वाला तो बाहर हो गया, बचा दो, ये कौन सा, 256 और 249 वाला। तो 256 इसका क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ये ज़्यादा पोलर है, ये ज़्यादा पोलर है किसके कंपेयर में, सेकेंड वाले के कंपेयर में। सर आपने कैसे पता कर लिया, तो देखिए बेंजीन रिंग में दो ग्रुप अटैच है, दोनों क्या है, हेलोजन, और दोनों का इलेक्ट्रॉन पुल करने का नेचर होता है। तो ये भी पुल कर रहा है और ये भी पुल कर रहा है, ये भी पुल कर रहा है, ये भी पुल कर रहा है। बट अगर आप यहाँ पे एंगल देखें, यहाँ पे एंगल एंगल यहाँ पे एंगल देखें तो सेकंड वाले में एंगल ज़्यादा है और फर्स्ट वाले में एंगल कम है। तो ऐसा मानिए कि थीटा इज डायरेक्टली, थीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट। तो जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा उसका थीटा कम होगा, या फिर जिसका थीटा कम है उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। तो जितना कम एंगल उतना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट। तो पहले वाले का डाइपोल मोमेंट दूसरे और तीसरे दोनों से ज़्यादा है। और मेल्टिंग पॉइंट दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, लैटिस एंड इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट और सेकंड में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट का ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पोलर में ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा पोलर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पहले वाले में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट दूसरे के कंपेयर में ज़्यादा है। पहले वाले का 256 है, दूसरे वाले का 249 है। अब बॉइलिंग पॉइंट भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट आप देख रहे हैं, पैराफॉर्म, पैराफॉर्म जो है इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे वीक है क्योंकि ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर है। क्या है? नॉन पोलर। और नॉन पोलर का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत वीक होता है क्योंकि उसमें वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं। तो ये 448, बट उसकी जगह पे अगर आप देखें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ऑर्थो आइसोमर तो वो ज़्यादा है मेटा के कंपेयर में, क्योंकि सिंपल सी बात है इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो इसके कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा है। किसके कंपेयर में? मेटा के कंपेयर में। तो ये सारे रीज़न थे, ये सारे रीज़न थे क्यों क्यों इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस आता है। और ये प्रीवियस ईयर आईआईटी जेई और एम्स की परीक्षाओं में भी पूछा गया है। तो इन चीज़ों को बताना बहुत ज़रूरी था, अदरवाइज़ ये वीडियो काफ़ी जल्दी भी ख़त्म हो सकती थी। तो मैं एक बार वापस बता देता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा ऑर्थो वाले का क्योंकि उसका इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और जो सबसे कम है वो किसका है? पैरा आइसोमर का। तो जो पैरा आइसोमर नॉन पोलर है उसका इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो मेटा से भी कम होना है। तो फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा है? बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसमें जो पार्टिकल के बीच में जो अरेंजमेंट है वो अच्छा है, लीनियर होने की वजह से। इसी की वजह से पैरा के कंपेयर में मेटा का थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। बट मेल्टिंग पॉइंट का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट अट्रैक्टिव फोर्स से भी ज़्यादा किसके ऊपर डोमिनेटिंग है? लैटिस। तो पहले वाले का लैटिस बहुत अच्छा है, मतलब पैकिंग बहुत अच्छी है, इसीलिए पहला वाला मतलब पैराफॉर्म। तो ये देखिए 323, तो इसकी पैकिंग बहुत अच्छा होने की वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। बचता है ऑर्थो और मेटा, तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसमें इंटर पार्टिकल फोर्स ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। तो ऑर्थो फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट मेटा से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये था हमारे
बॉइलिंग पॉइंट के बारे में और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो अब यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन, डाई ब्रोमो मीथेन एंड ब्रोमोमीथेन। तो ये देखिए उनका फॉर्मूला है। इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा, इसके लिए सबसे ज़्यादा। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रही है। तो ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ वीडियो। इसमें बहुत सारी बारीक बारीक चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया, कुछ ऐसी भी चीज़ें जो एंट्रेंस में पूछी जा सकती थी। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन्स, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।